जो थे वो सैंपल्स किए गए लाहौर के 21,732 और सैम्पलिंग अपना उनका एक बाकायदा तरीका था। लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर हम आपको पता हमारा एपी सेंटर है, लाहौर के अंदर कनेक्टिव जो इन्फेक्टिविटी है वो कोई तकरीबन हमारी आई है 5.18, मतलब इट डिफर्ड, कुछ एरियाज हॉटस्पॉट में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल 5.8 हमारी इन्फेक्टिविटी आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बना माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। अभी हाल ही में महकमा सेहत पंजाब की जानिब से हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब को एक समरी भिजवाई गई। वो समरी ये कहती है कि बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि लाहौर शहर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 6,70,800 के करीब पहुँच चुकी है। वो समरी ये कहती है कि हमारी टेक्निकल ग्रुप ने सैम्पलिंग की, रैंडम टेस्टिंग की है और उसके नतीजे ये निकले कि कई इलाकों में जो परसेंटेज सामने आई है वो 4% है और कहीं पे 6% है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 14% बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि कोरोना के मरीज़ सामने आए हैं। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि लाहौर का ऐसा कोई इलाका, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पे कोरोना वायरस की वबा ना फैल चुकी हो। उसमें यह भी बताया गया है कि कोई ऐसे मार्केटें, ऐसे दफातर जहाँ पे लोग काम करते हैं वो भी ऐसी नहीं है जहाँ पे कोरोना वायरस फैल ना गया हो। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बार मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता चुके हैं कि सरकार ने जब लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया और जो SOPs का कहा जाता है कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए, गाइडलाइंस दी गई है, उसमें फॉलो किया जाए, वो हमेशा से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त इचरा मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर आपको छोटा सा मंजर दिखाएंगे, फिर आपको तफसीलात में लेके जाएंगे, स्पेशलिस्ट की राय लेंगे, जो लोग बरसर इक़दार हैं उनकी राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, समरी क्या कह रही है। लेकिन आप पहले इचरा मार्केट के मनाजर देखें कि लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। मास्क नहीं पहना जा रहा, ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किए जा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मकसद है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। लोग फासला नहीं रख रहे। अभी जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा था तो एक बच्चा टक्कर मार के गुजर गया। तो जब आप बाज़ार के अंदर जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, तो कौन ये ख्याल रखता है कि किसी का कंधा किसी को ना लगे, कोई किसी को छू के मत गुजर सके। लेकिन बाज़ार जब आप अंदर जाते हैं तो ऐसा ही मुमकिन है। आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पे जो ताजर बरादरी है जिनको कहा गया कि वो SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, उनके लड़के खुद मास्क नहीं पहन रहे और ना ही जो ग्राहक आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए वो मास्क पहन रहे हैं। कुछ लोगों से आपकी बात करवा देते हैं और ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? इरफान। मास्क नहीं पहनना? तो वैसे ही हूँ ला दिता है, मास्क ला दिता हूँ की करना पा के, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं, कोरोना नहीं हैगा, वो कुछ भी नहीं है, ड्रामे बाजी। तुसी क्यों पाया? परहेज तो करना चाहिए ना, परहेज तो करना चाहिए ना। कह रहे कोरोना है ही नहीं तो आप किसी हर बंदे का अपना हर बंदे का ज़हन है ऐसी। कोरोना कहता है जवान आदमी। आपने क्यों पहना जी? मास्क क्यों पहना? बीमारी की वजह से कि बीमारी नहीं लगी। आपने भाई क्यों पहना मास्क? ये मुस्लिम मसाइल जो भी हैं आपको पता ही है सारे बात। हेलो, ठीक है, वो भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, आपने क्यों पहना है भाई? एहतियात जरूरी है। तुम तो नौजवान हो, वो कह रहे हैं नौजवानों को नहीं फिर पहनना भी चाहिए। एहतियात जरूरी है, घर बच्चे भी तो है ना, सबको केयर करनी पड़ती है। केयर करनी पड़ती है जी। ये केयर नहीं करते जी यहाँ पे। भाई मास्क नहीं पहना? वैसे ही नहीं पहना? वैसे क्यों नहीं पहना? क्या कर रहे हो यहाँ? बाकी भी तो नहीं पहना, बाकी भी किसी ने नहीं पहना। मैंने किसी ने भी नहीं पहना, तुमने भी नहीं पहना? ये ठीक है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दुकान पे काम कर रहे हो? दुकान वालों ने नहीं कहा मास्क पहनो? क्या? दुकान वालों ने नहीं कहा मास्क पहनो? नहीं। हाँ जी, दुकान वालों से पूछ लेते हैं कि लड़कों को मास्क क्यों नहीं बनाए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मास्क नहीं पहना, भाई लड़कों को भी नहीं बनाया? बस यार ऐसे ही है। SOPs तो फॉलो कराने थे ताजरों ने। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला ही नहीं है। ये खेलने दो यार। गेम खेल रहे हैं, हाँ जी। लूडो स्टार खेल रहे हैं जी। इनके लिए लूडो स्टार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसानी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं कुछ लेने आए हैं? नहीं आपकी दुकान अपनी है? नहीं नहीं। तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं? यहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है आप यहाँ पे? जी। तो मास्क किधर है आपका? मास्क मेरा अभी गिर गया नीचे, गुम हो गया। नजर तो नहीं आ रहा। गुम हो गया दोस्त, गुम हो गया। यहाँ पे आपकी दुकान पे तो किसी ने भी नहीं पहना हुआ, आपने भी अभी पहन लिया मास्क। हमें देख के मास्क पहन लिया आपने, तो वैसे भी तो पहनना चाहिए ना। हाँ पहने इंशाल्लाह पहने।
कोरोना वायरस है, वबा है, आपकी दुकान में गाहक आ रहे हैं बड़ी तादाद में। कस्टमर तो है ही नहीं, अभी निकला कस्टमर, कोरोना वायरस से डाटा कस्टमर। अभी निकला कस्टमर। अच्छा, चलो निकलेगा इंशाल्लाह। ये सीरियसनेस का लेवल है जी यहाँ पे। और फिर सरकार कहती है कि ताजरों ने SOPs फॉलो कराने थे। ताजर रहनुमा जो खुद दावा करते हैं कि हम SOPs फॉलो करवाएंगे, वो SOPs फॉलो नहीं करवा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सर मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क मेरी ना असल में जेब में रह गया। वो जेब के लिए है? नहीं, जेब के लिए नहीं है। मैं खाना खाने लगा था, खाना खा के मैं उठा हूँ तो ये मास्क रह गया मेरी जेब में। तो उम्र भी ज़्यादा है, मार्केट में फिर रहे हैं बड़ी तादाद में। हमने पहन लिया, आप यहाँ पे ये लेंगे, आपने पहन लिया। गलती हो गई, वैसे होनी नहीं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पहने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको दुकान दिखाते हैं जी। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, यहाँ पे खवातीन भी मास्क के बगैर हैं। भाई मास्क नहीं पहना आपने? मास्क अंदर पड़ा हुआ, अंदर रखने के लिए लिया था। ये पहनते हैं अभी उससे, पहनते हैं अभी उससे। क्या फ्रिज में रख दे, ठंडा हो जाए, गर्मी है, ठंडे के बाद पहन लेंगे? नहीं अभी ज़रूरत नहीं ना, फासला काफ़ी है हमारे पास। जरूरत नहीं है, फासला काफ़ी है ना। गाहक आपकी दुकान में बैठा हुआ है, उसको उन्होंने पहना है, बहुत अच्छा किया, तो आपने भी तो पहनना है ना। पहनते हैं अभी, पहनते हैं अभी। आप जब अम्मा जी आती हैं दुकानों पे, खुद आपने मास्क पहना हुआ, तो इनको कहते नहीं मास्क क्यों पहने? बस वही तो, गवर्नमेंट भी कह कह के सबको ही थक रही है, लेकिन अब ये तो इनका फर्ज है ना खुद वो करना। अब क्या किया जिंदगी बचाएं, दूसरों की भी जिंदगी हाँ, बचाएं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिछड़ा मार्केट का अहवाल आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोग बगैर मास्क के काम कर रहे हैं। पहन ले भाई, पहन ले मास्क। ये यहाँ पे रखने से तो कुछ नहीं होगा, पहनना पड़ेगा। पहन ले। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क नहीं पहना आपने? सांस रुकती है। सांस रुकती है, तो सांस बंद हो जाए बेहतर नहीं है? थोड़ी थोड़ी रुक के अगर चलती रहे। सीरियसनेस का लेवल आप देख रहे हैं। और जो हालिया रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि लाहौर शहर में जो केसेस हैं वो तकरीबन इंडिकेट ये कर रहे हैं कि 6,70,000 पहुंच चुके हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव टेस्टिंग नहीं हो रही। रैंडम सैम्पलिंग की गई और रैंडम सैम्पलिंग से जो नतीजे सामने हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आप सीरियसनेस का लेवल देख रहे हैं कि अभी आपको एक छोटी सी मार्केट का छोटा सा अहवाल दिखाया है। यही सवालात लेके जाएंगे, डॉक्टर से पूछेंगे वो क्या कह रहे हैं, महकमा सेहत से पूछेंगे वो क्या कर रहा है, उनकी रिपोर्ट क्यों जो आई है, उसके बाद क्या हालात हैं। एक तरफ लॉकडाउन था तो तब केसेस कम थे, केसेस बढ़ना शुरू हो गए, लॉकडाउन कम होना शुरू हो गया, और अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि लॉकडाउन तो नरम हो ही गया है, टूरिज़म भी खोल दिया जाए, यानी सियाहत को खोल दिया जाए, लोग बाहर निकलें और सैर व तफरी करने के लिए आज़ाद कश्मीर जाएँ, मरी जाएँ, गिलगित जाएँ और जाके घूमें फिरें और तफरी करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक में एक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और अभी हाल ही में जो पंजाब हुकूमत को समरी भिजवाई गई महकमा सेहत पंजाब की जानिब से, उसकी दास्तान क्या है, इसी पे आज बात करेंगे। प्रोफेसर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं म्यू हॉस्पिटल के, इसके साथ साथ जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया उसके को चेयरमैन है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब से कोरोना का ये सिलसिला शुरू हुआ है हम आपको तंग कर रहे हैं, क्योंकि आवाम को हक़ाइक़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने शुरू किया तब बड़ा मुतमईन थे सारे कि अभी केसेस बहुत ज़्यादा कम है, वो सिचुएशन हमारी वर्स नहीं हो रही, और हम इस इंतज़ार में थे। हमें पता था कि जिस तरह मई का मिड आएगा या जुलाई जून का शुरू होगा तो हमारी पीक आना शुरू हो जाएगी। पहले तो ये बताएं हमारी पीक आ गई है क्या इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीक हमारी मेरे हिसाब से आके गुजर चुकी है जी। और क्योंकि जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ था वो 13 मई था, और उसके हिसाब से हमने उसमें 14 दिन जमा करके और 27 मई तक हमारा ख्याल था कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आएंगे, शायद अस्पताल भर जाए और हमें बेड की शॉर्टेज का सामना करना पड़े। तो हमारा यही एक्सपेक्टेड था कि 27 जून से 26 मई से लेके तो 2-3 मई तक हमें इन मुश्किलात का शायद सामना करना ना पड़े, क्योंकि लोकल डिसएमिनेशन की वजह से। अभी तक बेड शॉर्टेज तो नहीं हुई हमारे पास? मैं वही बता रहा हूँ कि अभी हमने लाहौर में 2500 बेड
एलोकेट किए थे, जिनमें 2000 बेड सिर्फ पब्लिक सेक्टर में और 500 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद है। ठीक है। और कल रात की जो फिगर है उसके मुताबिक 538 मरीज़ लाहौर के 31 अस्पतालों में दाखिल थे। ठीक है। जिनमें 13 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और 19 प्राइवेट हॉस्पिटल। तो 538 पॉजिटिव पेशेंट दाखिल थे। ठीक है। और 119 मरीज़ उनमें क्रिटिकल थे। वो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी सिचुएशन इस वक्त क्या है? क्योंकि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, इनको डील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सिचुएशन बहुत वर्स है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो देखें, उनमें 82 मरीज़ 119 में से 82 मरीज़ ऐसे हैं कि जो बाई पेपर हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, हाई प्रेशर हाई फ्लो ऑक्सीजन पर। और बाकी जो है तकरीबन 35 बनते हैं वो हैं जो इन्वेसिव वेंटिलेटर पर, जिनको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं और बाई पेपर, उनके रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बहुत अच्छे आए हैं। और जो वेंटिलेटर के रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वेंटिलेटर तक की नौबत क्यों आती है। प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हमने की है, वो प्रॉब्लम हम ये फेस कर रहे हैं कि हमने होम आइसोलेशन की इजाज़त दी। ठीक है। और लोगों से साइन कराया कि हम घर जा रहे हैं, हमें अगर बीमारी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो हम फ़ौरन टेलीफोन के ज़रिए इत्तला कर देंगे। हम अपने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, खुद आ सकते हैं। वो इसको बिल्कुल ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। 4-4, 5-5, 6-6 दिन घर में उनके सिम्टम वर्स होते हैं, बुखार होता है, वो पैराडोल लेके घर में इलाज करना शुरू कर देते हैं, खांसी को बर्दाश्त करते हैं। और जब उनके लंग, दोनों लंग बुरी तरह मुतासर होते हैं और उनका सांस उखड़ना शुरू होता है, वो उस वक्त इमरजेंसी में लैंड करते हैं। और वो सिचुएशन। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। जब से ये कोरोना की वबा आई है, there's a lot of been confusion जो पब्लिक में जा रही है। उसमें कन्फ्यूजन के सवालात उठते हैं। पहले सरकार कहती है पंजाब हुकूमत के होम आइसोलेशन नहीं करना, पूरी दुनिया कहती है होम आइसोलेशन करें, तब आप कहते हैं होम आइसोलेशन नहीं करना। जब सिचुएशन वर्स होना शुरू हो जाती है तो आप कहते हैं होम आइसोलेशन की तरफ चले जाए। मैं तो हम कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप स्ट्रॉन्ग फेवर में था पहले दिन से होम आइसोलेशन पर। तो वो कौन था जो कह रहा था होम आइसोलेट ना करें? नहीं, कोई भी नहीं कह रहा था। हमने तो सिर्फ देखें, होम आइसोलेशन शुरू में ना करने की वजह से उस वक्त हमने डिसएमिनेशन को रोका। अगर उस वक्त होम आइसोलेशन की इजाज़त दे देते तो ये जो पीक अब आप देख रहे हैं, वो बहुत अरसा पहले हमें वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है। पाकिस्तान में या ख़ुसूसन पंजाब में आप कहें कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट आपको रिलेटिवली कम मिले हैं, वो सबसे बड़ी वजह टाइमली सस्पेंशन ऑफ एयरलाइन, बॉर्डर क्लोज और लोगों को जो डिटेक्ट हुए पॉजिटिव उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर साहब, एक तो पहले समरी पे आ जाएं। जो समरी भिजवाई गई है जिसमें कहा गया 6,70,800 के करीब पेशेंट्स लाहौर शहर में हो सकते हैं, जो डाटा एनालिसिस किया गया है, सैम्पलिंग की गई है। आप भी प्रोग्राम में आए, हम तमाम लोग ये कहते रहे, आप भी कहते रहे कि रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, पता लगे कि शहर में वबा कितना फूट चुकी है। क्या इस वक्त वाकई ये सिचुएशन है कि 6 लाख से ज़ायद केसेस हमारे लाहौर शहर में है? ये रिपोर्ट एक प्रेडिक्शन है। ये रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर ये मौजूद है। हो सकता है ना। एक प्रेडिक्शन है कि अगर आप इस पर अगर इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर है बेसिकली ये, तो ये एग्जैक्ट ये नहीं बता रही कि ये इस वक्त इतने मौजूद है। अगर ऐसी कोई नौबत आती, इस वक्त लाहौर में हमारे पास 60% बेड खाली पड़े हैं। 450 बेड हमने मेयो हॉस्पिटल में एलोकेट किए फॉर कोविड के लिए। इस वक्त 170 मरीज दाखिल। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बेड तो देते हो उस शख्स को जिसको उसके सिम्टम्स आ रहे हो। 80 to 90% तो आपके एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको तो आप बेड दे ही नहीं रहे, उनको तो आप रख ही नहीं रहे। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर एसिम्टोमेटिक की बात कर लें, उसके बावजूद हमारे पास इस वक्त 170 मरीज मौजूद हैं और तकरीबन 280 के करीब अब मजीद हम हॉस्पिटल में दाखिल कर सकते हैं। एक्सपो सेंटर में। डॉक्टर साहब, अगर इसी एनालिसिस को जो आपकी एक्सपर्ट टीम ने किया है, अगर करंट सिचुएशन को देख के मैं रखूं कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, टोटल केसेस को अगर उसे डिवाइड कर लीजिए, जो परसेंटेज आती है वो 13% है। जो आपके यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग हुई है उसका रिजल्ट आ रहा है कहीं 6% और कहीं इलाकों में वो 14% बता रहा है। तो वो बज़ाहिर लग तो सेम रहा है, क्योंकि इंडिकेशन जो ये कर रहे हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो भी वही परसेंटेज के हिसाब से चल रही है हमारी तो सिचुएशन। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। जब सर्वेज होते हैं तो वो बेसिकली इन एरिया से किए गए जो ऑलमोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया थे। तो ये ट्रू रिफ्लेक्शन शायद ना हो सके पूरे पंजाब की,
नहीं, हम सिर्फ लाहौर पे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जब ये पॉलिसी बन रही थी तब भी आपने कहा था कि हमारी कोशिश ये होगी कि बड़े शहरों के लिए जो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी है वो मुख्तलिफ बनाई जाए और छोटे शहरों के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ बनाई जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? मतलब लाहौर एपी सेंटर बन चुका है, डे 1 से एपी सेंटर है। कभी कराची ऊपर चला जाता है, कभी लाहौर ऊपर चला जाता है। 2 शहर हैं जिनकी रेस लगी हुई है केस ने ज़्यादा केसेस फैलाने हैं, खुदा ना खास्ता। लेकिन दोनों के लिए पॉलिसी एक है, हर जगह के लिए एक है। बाकसूर के लिए एक पॉलिसी है, व्याड़ी के लिए एक पॉलिसी है, मुल्तान के लिए एक पॉलिसी है, रहीम यार खान के लिए एक पॉलिसी है और लाहौर के लिए भी एक पॉलिसी है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को किसी और एंगल से देखता हूँ। ये रिपोर्ट बेसिकली प्रिडिक्ट कर रही है कि लोगों का एटीट्यूड इस वक्त क्या है। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ये लोगों का एटीट्यूड प्रिडिक्ट कर रही है कि अगर लोगों ने एटीट्यूड ऐसा ही रखा तो ये फिगर 6,70,000 भी कम है जी। अगर लोगों ने तो डॉक्टर साहब आपकी मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, क्योंकि आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम और तमाम बाकी मेरे कोलीग्स, तमाम मीडिया के लोग, तमाम सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, हर जी शोर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि अवेयरनेस दे सके। सरकार भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, तमाम लोग इन्वॉल्व है, लोगों को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं खुदारा कर रहे हैं। तो फिर हमारी सरकार कहती है कि आप घर से बाहर निकलें और मरी चले जाए, आज़ाद कश्मीर चले जाए, गिलगित चले जाए। तो सरकार किसकी सुने? आपकी सुने, मेरी सुने? जो हम कह रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ, उसकी पॉलिसी को तो सरकार खत्म करी कि आप उठे और मरी जाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें जाके। नहीं, ऐसा कोई किसी ने बयान नहीं दिया कि जैसे हम पाकिस्तान ने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री खोल दे, शुरू करें। अब लेकिन शुरू हुई तो नहीं ना। वैसे तो रेस्टोरेंट पर भी आ गए थे कि रेस्टोरेंट खोलें, लेकिन नहीं खुले। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की अवाम के रवैये की, फिर एक समरी सामने आती है जो एकदम डरा देती है अवाम को कि 6 लाख से ज़्यादा केसेस लाहौर शहर में हो गए, बाहर मत निकलना। और जो डे 1 की पॉलिसी है, डे 1 से पॉलिसी हम कह रहे हैं कि स्टे होम स्टे से। फिर हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सामने आते हैं, वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, इसके साथ रहना है और चलें बाहर निकले और हत्या गली चलते। वैसे बात गलत नहीं कर रहे। पाकिस्तान में 192 लोग रोज़ाना टीबी से मरते हैं, आपको पता है? एक ये फिगर, ऐसी फिगर बता रहा हूँ जो हकीकत है। कोई निज़ाम ज़िंदगी पाकिस्तान का बंद हो गया? बिल्कुल ठीक है, चल रहा है जी। टीबी छूने से फैल रहा है। 192 रोज़ाना डेथ होती है, 4,50,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। टीबी छूने से फैल रहा है? नहीं, फैल नहीं रहा। मैं कहता हूँ रोज़ाना 192 मरीज डेथ हैं। आप अभी वेब पर जाके इसको देख लें तो तकरीबन 70,000 डेथ होती हैं एनुअली और 450 मरीज। आप खुद और आपकी जो एडवाइजरी ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट टीम है, दे वर ऑलवेज सपोर्टिंग द लॉकडाउन। आप चाहते थे कि लॉकडाउन रहे ताकि ये वबा जो फैल रही है इसको कंट्रोल किया जा सके। अब की सिचुएशन में लोग भी आपको देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की राय को ज़्यादा हमेशा अहमियत दी जाती है कि आप लोग करंटली फेस कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे इस जंग को लड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, इस वक्त लॉकडाउन नाम की तो कोई चीज़ नहीं। 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन कोरोना ने घर नहीं बैठना, कोरोना ने तो हर वक्त बाहर निकलना है। तो आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में कैसे पब्लिक कैसे डील करे? देखिए, इस बीमारी के 2 पहलू हैं। एक बीमारी इट्सल्फ, दूसरा माशी पहलू। मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, मुझे अब 8 महीने घर बिठा दें, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा घर चलता रहेगा। एक आदमी आप देखें 80% लोग वो हैं जो सुबह जाते हैं, शाम को कमा के घर आते हैं। तो जब आप उनको कितनी देर घर में लॉकडाउन रखेंगे? और वो लोग जब कमाई नहीं होगी तो फिर चोरियाँ भी होंगी, डकैतियाँ भी होंगी। मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ, मैं रास्ते में खड़ा करके मेरा पर्स और मेरा मोटरसाइकिल भी ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। SOP के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, ना एक दुकानदार को सिर्फ, बल्कि मुझे बहैसियत डॉक्टर भी, मुझे भी अपने पेशेंट देखने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। मुझे भी पेशेंट को किसी SOP के तहत देखना पड़ेगा और यही एप्लीकेबल होगा दुकानदार के ऊपर। जब ये चांद रात से पहले मार्केटें खोल दी गई तो कैसा लगा आपको जब पब्लिक बाहर निकली और अवाम का जम्मे गफ़ीर था? कोई किसी को मार रहा था, कोई सूट के पीछे लड़ रहा था, कोई किसी खाने के पीछे लड़ रहा था। ये सिचुएशन मार्केट में थी। बीइंग अ डॉक्टर और स्पेसिफिकली क्योंकि आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के को चेयरमैन है, इसको फ्रंट फुट पे लड़े हैं। म्यू हॉस्पिटल हमने पहले भी देखा, जब शुरू हुआ तब सबसे पहले यहीं आए थे कि आपका ये वार्ड बन गया। तो कैसा लगा आपको देख के SOPs की दर्जा? देखिए, मैं तो चांद रात से पहले इन्होंने दुकानें बंद कर दी पहले तो। अगर तो चांद मगरब के बाद भी दुकानें खुली रखती तो आप और देते अशर। और चांद रात मगरब के बाद दुकानें बंद होगी, 10 बजे बंद हो? नहीं, जल्दी बंद होगी। नहीं सर, मैंने प्रोग्राम किया था 10 बजे बंद हुई। पर वो पूरी चांद रात भी नहीं मनाने दी। आप तब हशर देखते लोग करते क्या। तो दो बेसिकली ये इस रिपोर्ट में आप पढ़े, एक लाइन लिखी हुई है लोकल डिसेमिनेशन।
ये लोकल डिसमिनेशन को वार्निंग है ये अभी भी वार्न कर रही है ये कि लोग अभी भी अपना एटीट्यूड अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा हमें। वी हैव टू लिव विद दिस डिजीज फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। मैं वो तो बता रहा हूँ ये हफ्तों में महीनों में नहीं जाएगी, खत्म होने वाली नहीं है, ये नहीं जाएगी। हमें अपने तौर तरीके आदात बदलने पड़ेंगे। SOP ना मेरे लिए ना आप हर एक के लिए एप्लीकेबल है। जो साइकिल का टायर का पंक्चर लगा रहा है उसको भी SOP ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड है। ये रिपोर्ट है इंडिकेट कर रही है हमें, हमने इसको रिपोर्ट को देख लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा बुरे हालात के लिए प्रिपेयर्ड है। तो क्या एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? आपका हेल्थ सिस्टम हमारा यहाँ पे पंजाब का कितने केसेस को फेस कर सकता है? क्योंकि अभी तो जो लेटेस्ट फिगर आ रहा है डेली 4000 केसेस मुल्क में बढ़ रहे हैं, हम बात बढ़ गया, रिकॉर्ड सिचुएशन सामने आना शुरू हो गया। ऐसा दिन आज का दिन ऐसा है कि पूरी दुनिया में इतनी मात नहीं जितनी पाकिस्तान में होंगी, पूरी दुनिया में इतने केसेस नहीं है पिछले 24 घंटे में जितने पाकिस्तान में आ गए। तो हम तो ग्राफ में ऊपर जाते जा रहे हैं। देखिए लम्हा फिक्रिया जो हकीकत मुझे है कि हमें किस चीज़ की फिक्र है, वो फिक्र है उन बुजुर्ग लोगों की जो 60 साल से ऊपर जो घरों में बैठे हैं। ठीक है, उन लोगों के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, मैं ज्यादती कर रहा हूँ, जो मेरे सारे डॉक्टर बैठे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। एक नौजवान जो बगैर वजह के बगैर रीज़न के फिर रहा है, वो बाहर से डिजीज़ एक्वायर करके घर जा रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है अपने बुज़ुर्गों को, और जो बुज़ुर्ग लैंड कर रहे हैं ICU में। ये लोग समझ नहीं रहे कि ये ना सोचें कि यंग जो लोग हैं, देखिए सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कई लोगों को है, कैरियर कई फिर रहे हैं, बहुत फिर रहे हैं। उनको ये नहीं एहसास होता कि आप कैरियर डिजीज को लेके घर जाके अपने लोकल ट्रांसमिशन से हमारी 90% हो चुकी है। मेरा नहीं हो चुकी है, मैं ये नहीं कह सकता कि 90% हुई है। लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि हर बंदा ही सड़क पर फिर रहा है, हर बंदा सड़क पर फिर रहा है। 4 5 आदमी गाड़ी में है, 4 आदमी मोटरसाइकिल पर है। मैं माल रोड पर मैंने परसों पुलिस वाले को देखा, उन्होंने बुजुर्ग को रोका हुआ था, साथ बेगम थी, 4 बच्चे थे, एक जैसे कपड़े पहने हुए थे बच्चों ने, उनको 6 बंदे एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मेरा सवाल वो आता है कि अब बच्चों को छुट्टियां मनाने जाना है तो बुजुर्गों को घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, किसी एक शख्स को कि आप खुद ही घर पे रहें, अपना ख्याल रखें। हमारा फैमिली सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ऐसी नहीं इजाज़त, मुझे इजाज़त मिली है कि मैंने कोई चीज़ चाहे कि एक डब्बा खरीदना बाजार से, एक डब्बा खरीदना ना, मैं 5 बंदे जाके एक डब्बा खरीद रहा हूँ, इसकी इजाज़त नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा सवाल ये था कि कितनी कैपेसिटी है अब हमारी कैपेसिटी देखें, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमारे 60% बेड खाली पड़े हैं फॉर पेशेंट के लिए। 60% बेड खाली पड़े। अब 2 तरह के बेड है, एक उन लोगों के लिए जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम के लिए 60% बेड खाली पड़े। जो क्रिटिकल पेशेंट के लिए हमने जो प्लान गवर्नमेंट ने बनाया था, 30 मई तक 200 वेंटिलेटर और 300 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट, डॉक्टर साहब वो हमने टारगेट अचीव कर लिया। बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट चल रही है इस वक्त, जितने ये कोरोना वायरस ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तमाम लोग ये बात करें कि इस वक्त हमारा फोकस है वेंट्स पे, कि हमें वेंट्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो पेशेंट वेंट पे चला जा रहा है वो तो रिकवर ही नहीं हो पा रहा। तो वाई फोकसिंग ऑन द वेंट, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए, हमें बेड ज़्यादा चाहिए हमें, ताकि हम जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो कैरियर्स हैं, उनको भी हम आइसोलेट कर सकें, उनको भी रख सकें। वहाँ पे फोकस करने की वजह से वेंट्स क्यों चाहिए कि क्रिटिकल पेशेंट तो बच ही नहीं रहा। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि 200 बेड हमने वेंट के लिए, 300 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के 30 मई तक टारगेट अचीव कर लिया है। अब 300 बेड 30 जून तक और 600 बेड हाई डिपेंडेंसी ये टारगेट है जो हम प्लानिंग हमने करके उसको अचीव करें। प्रॉब्लम वेंट का इसलिए देखें, वेंट का ये मतलब नहीं होता कि वेंट का आपने उस पेशेंट को ट्यूब ही डाल दी है। वेंट का एक पार्ट होता है जिसको बाई पैप, सी पैप कहते हैं, उसमें से हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन निकलती है। तो जो 80% जो लोग हैं उनको ट्यूब नहीं डाली जाती। ठीक है, वो इन्वेसिव वेंटिलेटर पर नहीं है, वो बगैर ट्यूब वाले वेंटिलेटर के पार्ट पर हैं, और उनको भी वो भी बेड ऑक्यूपाई करते हैं वेंट वाला। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिएगा जो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं आपको डॉलर्स लोगों को कोरोना में डालने के लिए? कोई नॉर्मल पेशेंट आता है, आप कहते हैं कोरोना में चला जाए ताकि आपको पैसे मिलें, कितने डॉलर्स मिल गए इस वक्त न्यू हॉस्पिटल को? ये तो कभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पैसे भी मिलते हैं। डिबेट चल रही है ना सर इस वक्त, सोशल मीडिया भरमार है। अब मेरा आप फेसबुक पेज देखें, सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट देखें, इस वक्त आधे से ज़्यादा मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप इस पे बात नहीं कर रहे, लोगों को जहर वाले टीके लगाए जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स को डॉलर्स मिल रहे हैं, WHO पैसे दे रहा है, फंडिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा।
तो वही मेरा सवाल आज उन्हीं का सवाल आपसे मैंने कर लिया। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं तो सिर्फ कहूँगा ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनका मोटिव सिर्फ यही है कि किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। जिस तरह दहशतगर्दी के बगैर वजह के इल्ज़ाम लग जाते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इल्ज़ाम। अगर डॉलर्स लगे होते तो मेरा ख्याल है कोई भी इतना सेल्फिश और इतना अनप्रोफेशनल पाकिस्तानी डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इवन स्वीपर भी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा के मारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर असद असलम साहब आज हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू आपने सुनी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वो तमाम लोग जो ये मैसेजेस कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को कितने पैसे मिल रहे हैं, डॉक्टर्स भी इंसान है, इसी मुआशरे का हिस्सा है। एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है, ईमान भी है और मज़हब भी ये कहता है, इंसानियत भी ये कहती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को जो समरी भिजवाई गई महकमा सेहत पंजाब की जानिब से, रैंडम सैम्पलिंग की गई, रैंडम टेस्टिंग की गई। ये वही बात है जो हम अपने प्रोग्राम्स में करते रहे और डॉक्टर्स ये बात कहते रहे, पीएमए के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आते रहे और वो कहते रहे कि असल हल ये है कि आप रैंडम सैम्पलिंग करें। जब ये बात की जा रही थी कि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, टेस्ट की तादाद आज भी बहुत कम है, मुल्क भर में सिर्फ 5 लाख टेस्ट हुए हैं। तो इसी पर बात करिए डॉक्टर इजाज़ साहब, मैं समझ रहे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब से कोरोना चल रहा है हम आपको तंग कर रहे हैं, आप हमें तंग कर रहे हैं, चल रहा है और हमारी जिम्मेदारी पब्लिक को अवेयरनेस देने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जितनी जिम्मेदारी से इस महाज पे खिदमत की है आवाम की, हम लोग दिल से मशकूर हैं आप लोगों को। डॉक्टर साहब अभी ये जो रिपोर्ट आई है, ये आपने पढ़ी होगी रिपोर्ट, एक तो खुशी मुझे इस बात को हुई कि जो आप और मैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए बात कर रहे थे, सरकार को एडवाइस कर रहे थे कि रैंडम सैम्पलिंग की। मार्च से हम लिए बात मार्च से बात। डॉक्टर साहब रैंडम सैम्पलिंग है क्या, पहले तो ये समझा दें। देखें, जैसे आपके पास एक लेमैन कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कभी ये गैलप सर्वे आ गया, कभी हमारी इस तरह की जो एजेंसी है इसमें साइंटिफिकली पॉपुलेशन के ऊपर जाके आबादी के अंदर साइंटिफिकली वो चीज़ों को असेस करते हैं। इसी तरह से हमने किसी भी एक ख़ास शहर के लिए, एक ख़ास आबादी के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा कर लिया है कि हम हर किस्म की पॉपुलेशन के अंदर रैंडमली जाएंगे, हम कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ट्राई ऑन टू रिकॉर्ड करेंगे। हम उसी बेसिस पे, जैसे आपके पास ये बड़ी बड़ी ग्लोबल लेवल की जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ आती हैं, कहते हैं कि सर्वे बता रहा है कि ये पोल में आगे जा रहा है, ये पोल में पीछे जा रहा है। जैसे ग्लोबल में बताया गया कि ये हमारी सियासी जमातें भी ये सर्वे करवाती हैं और कहती हैं कि इतनी पॉपुलेशन हमारे साथ है, सच या झूठ जो करती हैं वो भी। या इसके साथ जैसे हम कोरोना के हवाले से ही कहते हैं कि कोरोना में भी ये साइंटिफिक स्टडीज़ आई और उस वक्त से हमें खबरदार किया जाता रहा है फरवरी से ही कि ये अब पैंडेमिक बनेगा, क्योंकि इसका रुख इस तरह से जा रहा है। और हमने वो वुहान सिटी जिसको फोकस किया, वहाँ से हमें ये रिपोर्ट्स आई है कि इसकी रैपिडिटी कितनी ज़्यादा, कितनी ये तेज़ी के साथ फैलता है और इसका मोड ऑफ एक्ट क्या है। हमने ये मार्च में प्रपोजल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त को दी गई थी, महकमा सेहत को दी गई थी और हमने कहा था कि हम वॉलंटियर भी करते हैं आपके साथ, ताकि एक थर्ड पार्टी एनालिसिस को हम उसको जस्टिफाई करें। हम इसके मेन स्टेक होल्डर हैं, हम फ्रंट लाइन इसके वॉरियर्स हैं, हम इसके स्पाई हैं। तो हम समझते हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अगर इसमें जान फशानी से खिदमत देते हैं तो हम इसका हिस्सा हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत वक्त ने उस वक्त हमारी बात पे कान नहीं धरा, लेकिन लेटर ऑन हमारी इस बात पे उनको वज़न देना पड़ा। जब ये चीज़ें उनको अपनी उससे बाहर कंट्रोल होती नज़र आई, उन्होंने इसको अमलदारी में डाला। ये सही सिमत में बहुत मुस्बत कदम है और हम समझते हैं कि इनको जो अप्रैल का है उसको रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने जब से इसकी पाबंदियाँ नरम की हैं हमारे मुआशरे के अंदर हमारी ख्वाहिश और हमारी जो सोच है या साइंटिफिक नॉलेज है। आपने कहा कि बड़ा बहुत सही सिमत है और बड़ा अच्छा कदम है। कदम की तारीफ आप भी करें, हम भी करें कि क्योंकि हम ये कह रहे थे अंदाज़ा तो हो कि हमारे केसेस कितने बड़े हैं, हम कहाँ खड़े सकते हैं, हम इस वक्त क्या कहाँ खड़े हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम कितना सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन फिर डॉक्टर साहब जब ये रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद सरकारी तौर पे कुछ सामने नहीं आता, कोई पॉलिसी नहीं बताई जाती, नहीं बताया जाता कि बड़ा शहर है, एपी सेंटर बन चुका है, केसेस बढ़े तो इसकी पॉलिसी ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। देखें, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जो साइंटिफिक लोग हैं, जैसे मेडिकल साइंस के लोग हैं, अगर आपने इनका
सहारा नहीं लेना, इनकी मदद नहीं लेनी और आपको इसको पॉलिटिकली हैंडल करना है, तो मेरा इशारा जिस तरफ आप समझ गए हैं कि अगर हमें हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि हम तो पहले दिन से ही लॉकडाउन के खिलाफ थे, तो ये एक इंस्टिगेशंस हैं पब्लिक की तरफ, और ये जो अफवाहें इस वक्त जो मिथ्स आ रहे हैं या हम कहते हैं होक स्टोरीज आ रही हैं, ये सारी इसी वजह से आ रही है जब हाकिम वक्त की तरफ से ये आएगा कि ये सब कुछ नहीं है। और आज हमें ये शिद्दत से एहसास होता है कि हुकूमत वक्त ने अवाम को कह दिया है कि अल्लाह दे हवाले जाग दे रहना साढ़े ते ना रहना। अगर ये कैफियत हो जाए और वो ये तय कर लें कि यार इसमें जिसने मरना है हम उसको डॉक्टर साहब एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह टेक्निकल विंग ने ये सारी रिसर्च की है, वो टेक्निकल विंग कौन है? महकमा सेहत में वो टेक्निकल विंग में कौन लोग मौजूद है? क्या वो डॉक्टर्स हैं जो इस तरह का काम? देखिए, जो टेक्निकल विंग है हमारा, वो हेड तो एक डॉक्टर साहब भी करते हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हैं, वो इसके ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, वो हमारी नुमाइंदगी ज़रूर करते हैं। वो हमारी मुस्तकिल एक पोस्ट है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी में और स्पेशलाइज में भी। ठीक है, उनके कंट्रोल में ज़रूर होता है, लेकिन इसके लिए जो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए फॉर एग्जांपल अगर जो लेबॉरेटरी के लोग एंगेज किए हैं वो ऑब्वियसली पैरामेडिक्स में से होंगे, उनकी सुपरवाइजरी में जो डॉक्टर साहबान जो उस विंग के इंचार्ज बनाए वो भी सारे क्वालिफाइड हमारे इसी प्रिवेंटिव फील्ड के स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब वो तो कह रहे हैं कि तजवीज़ करेंगे कम से कम 1 महीने का सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा जो केसेस बढ़ रहे हैं। जो साइंस को जानता है, मेडिकल साइंस को जानता है, वो तो बिलाशुबा यही बात करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हमारी खुशनसीबी है कि हमारी मिनिस्ट्री इस वक्त पंजाब की भी और फेडरल की भी एक डॉक्टर के पास है जो कि वहाँ बज़ाहिर नज़र आता है कि बेबस हैं, वहाँ वो पॉलिसी चलती है जो पीटीआई की पॉलिसी है, वहाँ वो पॉलिसी नहीं चलती जो मेडिकल साइंस की पॉलिसी है। तो ये फ़र्क है जो हमें इस वक्त देखने का मसला हो तो मेडिकल साइंस और मजहब को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है, वावेला मचा दिया जाता है कि मेडिकल जो साइंस है वो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको पहले बता सकती है। जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी का मसला आ गया, जहाँ से इंसानी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, वहाँ साइंस को नज़रअंदाज देखो। उन्होंने तो इसको दो टोक कह दिया कि हम लोगों को फाके से नहीं मरने देना चाहते। हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि कोई शख्स फाके की वजह से मर नहीं सकता, जबकि कोरोना की वजह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ 10 लोग जो वेंट पे गए हैं उनमें से सिर्फ 1 ज़िंदगी बची है। हम ये कहते हैं कि आप किसी की जान को इतना अर्जा मत डिक्लेयर करें। यहाँ हुकूमत वक्त अगर ये समझती है कि ये हमारी बस की बात नहीं है, इट इज़ इनएविटेबल, और उन्होंने कहा कि अल्लाह दे भरोसे अल्लाह ते छड़ता जाए, तो फिर हुकूमत वक्त को इस तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे ये समझाइएगा कि अभी तक जो तहकीक हमने की है और जानने की कोशिश की है सरकारी अस्पतालों से जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जा रहा है, वो ये बता रहे हैं, डॉक्टर्स ऑफ कैमरा भी बताते हैं और ऑन कैमरा भी बताते हैं कि जो पेशेंट्स वेंट पे आ जाता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, वेरी फ्यू नंबर्स, जो शायद कोई वेंटिलेटर पर आकर बच गया हो। और हमारा फोकस है ही वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाने पे, हमारा बाकी चीज़ों पर तो फोकस ही नहीं है। देखें, वो जो इसकी तशखीस अब सही मानों में इटली के लोगों ने पोस्टमार्टम करने के बाद की है कि ये बेसिकली हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन के साथ है। हम यूज़ करते हैं DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। अगर वहाँ पे खून का इंजमाद होता है, मेन हमारे जो फेफड़े हैं, हमारी जो हार्ट की या हमारी बाकी वाइटल ऑर्गन हैं, किडनी के हैं, हम सब के सब जो इस साइंस को समझते हैं, हम समझते हैं कि ये एंड स्टेज की तरफ ले के जाता है। उसके बाद हमारे पास बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, बहुत थोड़ा वक्त होता है कि हम किसी तरह से अगर उनको पास ऑन कर सकते हैं, सर्कुलेशन को बहाल कर सकते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में या किडनी, जो हमारे वाइटल ऑर्गन अगर वहाँ पे कोगुलेट कर गया है, वहाँ क्लॉट बन गए हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन जा नहीं रही, उसकी ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसकी फूड नहीं जा रही और वो डाई आउट कर रहा है, तो उसकी रिवाइवल तो नहीं होगी, रिवर्सिबल चेंज नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब इस वक्त करंटली हम कहाँ खड़े हैं? रिपोर्ट ही कहती है अप्रैल में बनी, 15 को जाके सबमिट हुई, उसको भी 15 रोज़ गुजर चुके हैं, सबमिट हुए भी उससे 15 से ज़्यादा रोज़ गुजर चुके हैं। तब 6,70,000 का फिगर था जो रेशो उन्होंने बताई, और जो रेशो हमारे एक्चुअल सरकारी नंबर्स हैं और टेस्ट के मुताबिक देखा जाए तो एग्जैक्टली सही रेशो है। मतलब अभी पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, आपके केसेस 77,000 के करीब पहुँच चुके हैं, आपकी 12% बनती है रेशो टेस्ट के हिसाब से। वो तो इससे भी नीचे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मेजॉरिटी है वो 6% है, लेकिन कुछ इलाकों में 14% भी आई है, तो वो इंडिकेट तो सही कर रहे हैं।
लेकिन हम उसको मान ले तो हम खड़े किधर हैं? देखो वो साइंटिफिक स्टडीज है, उसने तो वो करना है जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक। हम इसलिए इस पे जोर दे रहे थे ना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए मेडिकल साइंटिस्ट या एज ए डॉक्टर। हम समझते हैं कि हमारा ही करीना है कि इंसानी ज़िंदगी की फौकियत एक डॉक्टर के अलावा और किसी की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम इस फील्ड के माहिर हैं और लकीली हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इस मौके पे अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी कौम के साथ, आप लोगों के साथ आवाज़ बन के सही आगाही करें या सही डायरेक्शन की तरफ जाएं, तो इसमें एक ही चीज़ आती है कि एक इंसान की जान बहुत कीमती है। इसमें ये भूख और ये कोरोना की कंपैरिजन या इसकी तफरीक नहीं आ सकती। इंसानी ज़िंदगी की मेरा ख्याल है कि हम, आप, मैं, हम तमाम लोग कहीं ना कहीं लैक करके शायद अवेयरनेस देने में, क्योंकि हमने तो एक सीरीज़ ऑफ मैराथन ट्रांसमिशन कर दी। अभी भी बता रहे हैं लोगों को कि कोरोना है, खुदारा घर पे रहें, महफूज रहें, बार बार हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन सरकार की तरफ से ये नज़र नहीं आ रहा। क्या हम नाकाम हो गए या कौन नाकाम? देखें, जो बुनियादी तौर पे अब ये जो रिपोर्ट आई है जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग की कहते हैं, ये पंजाब ने की, जबकि इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का दारोमदार वो वफाक के फैसले पे है। वफाक के फैसला मीन्स कि जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है, मरकजी लीडरशिप है, वो वहाँ के फैसले कर रही है। उनके नज़दीक ये सारी रैंडम सैम्पलिंग जॉनसन है बेसूद है, और इनके पास इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो किसी चीज़ के ऊपर साइंटिफिक ग्राउंड्स पे स्टैंड ले लें, क्योंकि वो उसी तरह से हमने बेशक ये तजाद कहा कि वह नवाज शरीफ था उसका हुक्म चलता था, वो जरदारी था उसका हुक्म चलता था, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हमें एक शिद्दत से एहसास हुआ है कि इस वक्त भी वहाँ साइंटिफिक चीज़ों की कहीं कदर मंजिलत नहीं है। ये यानी एक ही हुक्म चल रहा है और उसी को एक ही हुक्म चल रहा है। वहाँ देखते हैं कि उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी मर्जी मंशा क्या है। यहाँ लोग मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं बड़ा ब्लंटली आपसे पूछना चाहूँगा, बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, कोई समाजी राब्ता वेबसाइट हो। वो ये बताया जा रहा है कि नंबर्स इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपके प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पैसे मिल रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स को बढ़ा इसलिए जा रहा है, नंबर इसलिए ज़्यादा बताई जा रहे हैं क्योंकि WHO पता नहीं कितने डॉलर्स दे रही है आप लोगों को, आप रातों रात अमीर होना शुरू हो गए, आप लोग अपनी जेबें भरना शुरू हो गए, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि कोरोना है। लोग कह रहे हैं कोरोना तो है ही नहीं। देखिए, आपने सुना ना वैसे ही नहीं, ये तो इट्सल्फ आपकी इस बात की जौन सा है ना तरदीद हो गई कि हुकूमत वक्त तो जौन सा वो 6,70,000 को छुपा रही है। अगर ऐसा करना होता तो इस सपोर्ट को वो सबसे आगे लेकर चलती, उसको लेकर चलती वफाक के लेवल पे, और उसको फिर अगर ग्लोबल लेकर उसको एनकैश करती। ऐसा तो उसने नहीं किया। आपने सुना ना ये बात हो रही है, ये सारे र्यूमर्स हैं। मैं आपके तवज्जुह से पब्लिक को भी ये बताता हूँ कि ये किसी किस्म का कोई ना होक्स है ना ये कॉर्पोरेट है, ये सारी रियलिज्म की बातें हैं। और ये जो हकाइक हैं इसको मैं फिर आपके तवज्जुह से ये कहता हूँ कि जिन लोगों को ये शक है वो अपनी तस्दीक करने के लिए या अपनी तसल्ली करने के लिए हमारे जो मियो हॉस्पिटल के या हमारे यहाँ एक्सपो सेंटर के जो बने हुए हैं कोरोना वार्ड्स, वहाँ पे एक आध दिन के लिए वहाँ क्याम कर ले, ताकि उनको वैसे भी हमें शौक है कि कोई बाहर कोई मसला है तो कोई चीज़ें हमने इकट्ठा होना होता है, हमने देखना होता है। और जब चांद रात में मार्केटें खुली तो लग ऐसे रहा था कि लोग कोरोना देखने के लिए बाहर निकल के कोरोना किधर है। मैं ये चाहूँगा कि वो लोग एक मतलब अपनी तसल्ली की खातिर वहाँ होकर आए, क्योंकि जब वो वहाँ से वापस आएंगे तो उनकी सबसे जो करीब तरीन अजीज़ तरीन चीज़ होगी वो उनकी औलाद, उनके बीवी बच्चे या उनके बहन भाई होंगे। जब वो उनके लिए वापस आके लीथल होगा, फिर उनको एहसास होगा कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये लग़्व है, ये सब बेबुनियाद है। हकीकत ये है कि जिन लोगों के साथ ये बीत रही है, काइंडली आप उन लोगों की कैफियत उनसे ज़रूर बात करें। व्हाट्सएप पे भी और अदरवाइज़ भी बहुत सारे चैनल ये अब काविश कर रहे हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि जो लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं उन फैमिलीज़ को आप लाइमलाइट में लेकर आएँ, ताकि लोगों को ये जो मिथ्स हैं, ये होक स्टोरी है, इसको किल करने में मदद मिले, वो यकीन में जाएँ। डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने ये भी बात की है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टूरिज़म इंडस्ट्री खोलने का कह दिया है। KP के गवर्नमेंट और गिलगित की गवर्नमेंट आपस में SOPs बनाए, उन्होंने कह दिया कि आप टूरिज़म खोलें, क्योंकि ये अरसा है, ये वो दिन है जो गर्मियों की छुट्टियों के दिन आते हैं जहाँ पे वहाँ पे कारोबार बहुत ज़्यादा होता है। हम तमाम लोग, सरकार ये कह के था कि खुदारा घर पे रहें, आपको छुट्टियाँ इसलिए नहीं दी, लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि आप बाहर निकल जाएं, आप तफरीह के लिए चले जाएं, तब वो तफरीह शुरू हो जाएगी, कोरोना किधर जाएगा? हुकूमत तो अपनी खुद कही हुई बातों की तरदीद कर रही है, उनकी नफ़ी कर रही है। एक तरफ वो डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, एक तरफ वो आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई और रास्ता ही नहीं है मासवा इसके, क्योंकि ये वो बात है जो ग्लोबली हमारे तक आई है।
लेकिन उसके बाद वो जो हमें बार बार ये कहा जाता है कि हम इकोनॉमिकली जो है ना लोगों को गुर्बत की वजह से नहीं बनने दे जाते। मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक ही स्टैंस है कि इंसानी ज़िंदगी भले वो गरीब की है या अमीर की है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। मेडिकल साइंस इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि कोई फाका कशी से मर जाएगा। जो शख्स फाका कशी की वजह से हॉस्पिटल में आ गया, या हम खुश नसीबी है हमारी कि हम उस माशरे के हिस्सा हैं, हमारी उसमें आ गया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस माशरे के अंदर कोई भूख से नहीं मरेगा। उनकी अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, उनका अपना जो इकोनॉमिक जो पैकेज है वो हो सकता है, उनकी एट स्टेक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर ये हमारे मुआशरे को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये स्लोगन इटसेल्फ जौन सा इसकी वाइटैलिटी नहीं है, ये वायबल नहीं है कि हम भूख से नहीं मरना देना चाहते। तो भूख से कोई नहीं मरता, लेकिन कोरोना से जब लोग यहाँ से बड़ी तादाद में मरी जाएंगे, नथिया गली जाएंगे, आज़ाद कश्मीर जाएंगे, जीबी जाएंगे, तो वो कैसे वहाँ पे कोरोना को कंट्रोल कैसे करेंगे? अब किसी एक शख्स को नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर साहब आप अकेले चले जाए, घर वालों को छोड़ दें यहाँ पे और आप सैर तफरीह के लिए निकल जाए। किसी को तो साथ लेके जाएंगे ना। हम तो बहुत गैर सियासी तंजीम के लोग हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को आसान तरीके से समझते हैं। मैं एक सियासी बात जरूर कहूँगा कि अभी तक जहाँ पे जब से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होना था एक सेहत का, वो गिलगित बल्तिस्तान था, कश्मीर था, या टू सम एक्सटेंट KPK था। वहाँ की हुकूमत तो आज भी डटी हुई है, तो उन्होंने इतनी सख्ती से सियाहत के लिए वो अपने जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर उन्होंने चेक किए हुए हैं, वो इसको बहुत सख्ती से कर्टेल कर रहे हैं। आप देखें कि वहाँ के नंबर्स बहुत कम हैं। अगर वहाँ हम रैंडम भी करेंगे सैम्पलिंग तो वो उसी तरह से कर्टेल्ड होगा। लेकिन मैं ये हैरान हूं कि अगर इन्होंने कौमी सतह पे ये फैसला कर दिया और उन लोगों को जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है माशी तौर पे, जिनका पूरे साल का दारो मदारी इस सीज़न के अंदर है, अगर वहाँ पे अनईजीनेस नहीं है, वहाँ लोग बेचैनी में नहीं है, तो इन लोगों को कम से कम उनकी जो एक पॉलिसी है उसको एंडोर्स करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जासद से आपने गुफ्तगू सुनी। मेडिकल साइंस की बुनियाद पे जो रैंडम सैम्पलिंग की गई है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हम ये बात कहते रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, 12 हुकूमत को ये एडवाइस देते रहे हैं कि आप रैंडम सैम्पलिंग करें, बताया जाए, टेस्टिंग की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा कि हम रैंडम सैम्पलिंग करके हमें ये बता दें कि हम खड़े कहाँ हैं, ताकि मेडिकल साइंस के जरिए ये फैसला किया जा सके कि हमारी आगे पॉलिसी क्या होगी। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग की गई और उसको इस वक्त नज़रअंदाज कर दिया गया।